इसको मैं हटा देती हूँ, ये रीजन 1 के लिए थी। और इसके बाद अब आपने इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी है। लेट सपोज k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एच कैट स्क्वायर। इसके बराबर लिखें ये उसी तरह से d स्क्वायर और प्लस k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k2 स्क्वायर, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर k2 स्क्वायर। -1 को मैंने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसका दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा k2। ये सेकंड इक्वेशन के या रीजन 2 में जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स हमारे पास निकले हैं। ठीक है, अच्छा ये आपके पास आ गया d, और d की दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। और अब मैं इसी तरह का एक सोल्यूशन लिखूँगी इसके लिए, तो ये वो सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा psi2 ऑफ x इज इक्वल टू c e रेज़्ड बाय आयोटा k2x प्लस d e रेज़्ड बाय माइनस आयोटा k2x। कोफिशिएंट्स चेंज कर लिए। ये सेकंड रीजन के लिए हमारे पास psi2। अब psi1 वो वाला वेव फंक्शन है जो रीजन 1 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और psi2 वो वाला वेव फंक्शन है जो रीजन 2 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, रीजन 2 में देखें कि हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन फ़िलहाल इस केस में भी और अभी हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बताऊं तो इसमें जो पहली टर्म होती है वो हम इंसिडेंट पार्टिकल्स की लेते हैं और सेकंड टर्म हम रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स की लेती हैं। बेटे लेक्चर के बाद हाँ जी ये वो ले लें। और psi2 में क्या होता है कि psi2 में भी इसी तरह से फर्स्ट टर्म आप जो सेकंड रीजन में इंसिडेंट पार्टिकल है उनकी, और सेकंड रीजन में जो रिफ्लेक्ट पार्टिकल हैं वो डी होंगे। अब सेकंड रीजन में यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्टेड नहीं है, अभी हमें नज़र भी आ रहा है कि सारे के सारे पार्टिकल्स ही पास आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब होगा ये कंडीशन उसी वक्त सेटिस्फाई होती है अगर हम डी को ज़ीरो कर दें। तो ये रिफ्लेक्शन कांस्टेंट है और ये ज़ीरो है। इसको ज़ीरो करके बाबा दो लाए हैं, बाबा से को दूसरी देते हैं। तो ये डी ज़ीरो हो गया और ये आपके पास ये वाली कोफिशिएंट भी। अब आपके पास psi2 में सिर्फ ये टर्म बचेगी। ठीक है, अब मैं इसको रेस करती हूँ और हम दोबारा से वो नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारे वेव फंक्शंस, जब हमने वेव फंक्शन पढ़ा था तो हमने कंसिडर किया था ये वेव फंक्शंस जो हैं ये कंटिन्यूस हैं और सिंगल वैल्यूड हैं। अगर ये वेव फंक्शन भी और इनके डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हैं, तो अगर हम ये कंडीशन पुट करें तो ये मेरे पास अब इस बाउंड्री वैल्यू पर ये x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। वेव फंक्शन psi ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू psi2 ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल 0 पे दोनों बराबर होने चाहिए। प्लस यही नहीं सिर्फ बल्कि इनके डेरिवेटिव भी, अगर कंटिन्यूटी की कंडीशन होल्ड हो रही है तो डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होते हैं। मतलब कि डी psi2 ऑफ x dx एट x इज इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन मस्ट होल्ड। इन दोनों कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने कोफिशिएंट्स a b c d या जितने भी होंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब पहली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करती हूँ, ये psi1 ऑफ x है। देखें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये a प्लस बी रह जाएगा, a प्लस बी। और दूसरी तरफ ये आ जाएगा psi2 में देखें कि ये क्या रह जाएगा, सिर्फ c रह जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आप डेरिवेटिव लेंगे। जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपने पहले d psi1 ओवर dx लेना है। वो क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट वैसे आ जाएगा, e रेज़्ड बाय आयोटा k1 x का डेरिवेटिव यही आएगा और फर्दर डेरिवेटिव आयोटा k1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका आ जाएगा। इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे डेरिवेटिव की फॉर्म में तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा k1a माइनस आयोटा k1b और आयोटा
K2C, ये इस इक्वेशन का डेरिवेटिव। ये दो इक्वेशंस हमारे पास कंटिन्यूटी की इक्वेशंस कंडीशन से आती हैं। और अब मैं इसको ज़रा इरेज करके एक तरफ कर देती हूँ, क्योंकि हमने असल में सॉल्व करना है A, B और C की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, इन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं। हम बल्कि ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर B ओवर A फाइंड कर लें। क्यों, ये वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी, ज़रा ठहर के। अभी बताइए तो आपको समझ नहीं आनी। अभी हम सिंपल इसमें से समझें कि आपने B ओवर A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो इक्वेशन है आपके सामने। अच्छा, अब इसमें आप क्या पुट करेंगे? फर्स्ट तो आप सिंपल इस इक्वेशन 2 में देखें, आयोटा K1A माइनस आयोटा K1B आयोटा K2C की वैल्यू आप पुट कर दें A प्लस B। ये पूरी इक्वेशन आयोटा K2A प्लस आयोटा K2B, ये पूरी इक्वेशन अब दो ही कोफिशिएंट हैं इसमें A और B, तो हम अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा K1A माइनस आयोटा K1B आयोटा K2A प्लस आयोटा K2B। ए वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें, B वाले टर्म को एक तरफ करके कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा K1 माइनस K2A K1 प्लस K2B और B ओवर A, ये आपके पास आ जाएगा K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये कोफिशिएंट्स की रेशो मैंने फाइंड कर ली है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से आपने एक रेशो फाइंड करनी है C ओवर A। C ओवर A रेशो कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। अब क्योंकि आपने इस ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें से B एलिमिनेट हो, तो आपने इक्वेशन 1 से B की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से B आपके पास आ जाएगा C माइनस A लें और 2 में पुट कर दें, ठीक है। 2 में आप B की वैल्यू पुट कर दें C माइनस A, तो इसी तरह की एक पूरी लंबी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें सिर्फ C और A होंगे। उसमें से अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर ही देती हूँ, बस ये हम इतना करके आज हमने ख़त्म करना है। B की वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहाँ पे, ये हो जाएगा आयोटा K1A माइनस आयोटा K1C माइनस A इज इक्वल टू आयोटा K2C। अब आपने उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, K1C माइनस A आयोटा K2C, और इसमें से आपने आयोटा K1A आयोटा K1C प्लस आयोटा K1A आयोटा K2C, इसमें से अब आपने A वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, C वाले टर्म को एक तरफ कर लेना है, तो आपके पास C ओवर A की वैल्यू आ जाएगी। C ओवर A की वैल्यू आ जाएगी 2K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये दो वैल्यूज़, एक ये और एक C ओवर A की रेशो और एक B ओवर A की रेशो, ये दो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब कल हम इनसे डिफरेंट कोफिशिएंट्स निकालेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ही स्टॉप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।